गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिलीप गुप्ता और आज आपका चल रहा है अपवाद तंत्र का पार्ट नंबर 3। अपवाद तंत्र का पार्ट नंबर 3, तो जिसमें कल मैंने आपको पढ़ाया था हिमालय अपवाद तंत्र। उसमें आपका 3 तंत्र बताए थे मैंने आपको। पहला था उसमें आपका सिंधु नदी तंत्र, दूसरा था गंगा नदी तंत्र और तीसरा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मैंने आपको कल कराया नहीं था। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आपको पता है जो सबसे प्रमुख नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी है और यह विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कुल लंबाई जो है वो 2580 किलोमीटर है, यानी 2580 किलोमीटर। और इसमें से 1346 किलोमीटर जो नदी है ये भारत में प्रवाहित होती है। देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्रोत है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में चेमाय युंग डंग नामक हिमानी से होता है। मानसरोवर झील के पास में तिब्बत में चेमाय युंग डंग नामक हिमानी से होता है। इसके बाद ये पूर्व की तरफ बहती हुई आगे बढ़ती है और वहीं तिब्बत में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका नाम है रागो। जो तिब्बत में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है रागो, जो इससे आकर के मिलती है। देखिए तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को सापो कहते हैं। सापो का मतलब होता है पवित्र करने वाली, है ना। तिब्बत की भाषा में सापो का मतलब है पवित्र करने वाली, यानी पवित्र करने वाली नदी, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, है ना। तो ब्रह्मपुत्र ये सबसे लंबी नदी है और वहां तिब्बत में इसको सापू कहते हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में नामचा बारवा के पास ये मध्य हिमालय श्रेणी को काट करके मां खड्ड का निर्माण करती है। उसके बाद भारत में दिहांग या सियांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। सियांग या दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है, परंतु अभी इसको भारत में हम ब्रह्मपुत्र नाम नहीं देते। अभी इसको सियांग या दिहांग नाम से ही ये मानी जाती है। इसके बाद सदिया के पास असम में एक जगह है सदिया, वहां पर इसमें 2 नदियां आकर के मिलती हैं और वो कौन सी नदियां हैं? दिबांग और लोहित नदियां आकर के इस नदी में मिलती हैं। उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है ना। तो आपको पता है सदिया से धुबरी जो है एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग भी है, जलमार्ग संख्या 2। भारत का एक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। 891 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग है जो सदिया से धुबरी को जोड़ता है असम में। और इस पर जो है काफी बड़ी मात्रा में जो है जल यातायात किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। पहला आपको पता है जो गंगा नदी पर है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में 1620 किलोमीटर का है जो, और दूसरे नंबर का 891 किलोमीटर का है ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है, जिसको दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग कहा जाता है। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है सदिया से धुबरी के बीच में। इसके बाद धुबरी के दक्षिण में इसकी दिशा जो है ब्रह्मपुत्र की वो दक्षिण हो जाती है और वहां पर ये जमुना नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जमुना नाम से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका जो मिलन है वहां पर वो पद्मा नदी से होता है। पद्मा यानी कि आपकी गंगा नदी से होता है। तो दोनों जब धाराएं मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है वहां पर बांग्लादेश में? जमुना, और जो गंगा है उसका नाम क्या है? पद्मा। जब दोनों धाराएं मिल जाती, जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती है, उसके बाद इसको संयुक्त धारा क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जिसकी इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, है ना, जिसमें क्या है? सुबनश्री है, कामेग है, धनश्री है, जयभोली है ना, मानस है, संकोच है, किस्ता है ना, बूढ़ी दिहिंग है, धनश्री दक्षिणी है ना, दिसांग है, कोपली है। ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां है ना। तो सदिया से धुबरी के बीच इस पर क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 भी इसी पर पड़ता है ना। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी ये है जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत विख्यात है और आपको मैंने बताया था इसमें विशाल मात्रा में जो जलराशि प्रवाहित होती है। देश का 33% से ज्यादा पानी इस अकेली नदी में पाया जाता है, इसलिए जल की मात्रा इसमें बहुत होती है। और जब मानसून काल होता है उस समय इसकी चौड़ाई जो 10 किलोमीटर तक फैल जाती है और 10 मीटर तक इसकी गहराई होती है। तो विशाल मात्रा में इसमें जल की मात्रा होती है और इसकी गहराई भी काफी होती है और ये चौड़ी भी काफी हो जाती है। मानसून के कारण 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। विशाल नदी का रूप धारण कर लेती है ब्रह्मपुत्र नदी। अपनी बाढ़ों के लिए विख्यात है और असम में हर साल इससे लगभग बाढ़ आती है। और देखिए इसके साथ बड़ी मात्रा में जो है अपशिष्ट पदार्थ भी बहकर चले जाते हैं।
तलछट वगैरह, जिसकी वजह से इस नदी में कई सारे द्वीप बन गए हैं। ऐसा ही नदीकृत द्वीप है, नदी में निर्मित होने वाले द्वीप है। ऐसा ही एक द्वीप इसमें पाया जाता है, उसका नाम है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप है, वो इसी ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद हम बात करेंगे आपके प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की। यदि प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है ये दक्षिण में है, और दूसरी बात यह है कि जो हिमालय अपवाह तंत्र है वो नवीन है, नया है, उसकी जो नदियां हैं ज्यादातर वो नई उत्पत्ति की हैं। परंतु प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो ज्यादातर पुरानी नदियां हैं, और ये अपनी घाटी को जितना काट सकती थी उतना काट चुकी हैं। यानी कि ये सभी नदियां जो हैं प्रवणित नदियां हैं, ग्रेडेड नदियां हैं, अपनी घाटी को पूर्णतया काट चुकी हैं, सीधे मार्गों से होकर प्रवाहित होती हैं, और इनमें जो है आपके गोकुल झीलें नहीं पाई जाती हैं, है ना, लूप नहीं बनते हैं, क्योंकि सीधे मार्ग से प्रवाहित होती हैं, वो अपनी घाटी को जितना काट सकती थी उतना काट चुकी हैं ये। और ये सभी नदियां जो है वो बूढ़ी नदियां कहलाती हैं, और जबकि हिमालयी नदियां जो है वो सभी नई नदियां कहलाती हैं या युवा नदियां कहलाती हैं। तो ये प्रायद्वीपीय तंत्र में नर्मदा, तापी, साबरमती, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, लूनी, महानदी और इनकी सहायक कई सारी नदियां हैं जो आती हैं इसमें। देखिए दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदियां हैं, उनमें ये सारी नदियां इसमें प्रमुख है, बाकी सब इन्हीं की सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहली ये नदी है वो है नर्मदा नदी है। देखिए नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक के पास से होता है। मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक जगह है, वहां उसके पश्चिम में इसका उद्गम होता है। और ये नदी जो है नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहती हुई पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। केवल दो नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, एक तो नर्मदा है और दूसरी ताप्ती है। तो नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और पश्चिम की तरफ ये प्रवाहित होती है। देखिए हिरान, शक्कर, तवा, बंजर, सार और दुधी इसकी सहायक नदियां हैं। हिरान, शक्कर, तवा, बंजर, सार और दुधी इसकी सहायक नदियां हैं। और आपको पता होगा सरदार सरोवर परियोजना जो है वो इसी नदी पर स्थापित की गई है। सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया है वो इसी नदी पर स्थापित किया गया है। देखिए इस नदी का 79% भाग 79% भाग जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बाकी का इसका कुछ परसेंट भाग है गुजरात में और महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये नदियां किसके बीच में होकर के बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होती हुई प्रवाहित होती है। और कौन सी परियोजना है इस पर? आपकी सरदार सरोवर बांध परियोजना, वो उसी नदी नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात में बनाई गई है जो परियोजना है ना, इस नदी के मुहाने के पास में। देखिए ये नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये एस्चुअरी बनाती हैं, नदीगत मुहाना बनाती हैं, ये डेल्टा निर्माण नहीं करती हैं। दोनों नदियां नर्मदा और ताप्ती ये क्या करती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। ये आपको एस्चुअरी में बाद में कभी डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद दूसरी प्रमुख नदी है वो है ताप्ती। देखिए इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो पूर्णा है, जो भुसावल के समीप है ना। भुसावल आपने सुना होगा, जहाँ से जो है रेल मार्ग जो दक्षिणी तरफ को निकले हैं। भुसावल एक दर्रा है जहाँ से ऊपर दक्षिण की ओर रेल मार्ग और सड़कें निकाली गई हैं दक्षिण में जाने के लिए पश्चिमी घाट में। तो वहां पर पूर्णा जो है नदी आकर के ताप्ती नदी से भुसावल के निकट आकर के मिलती है। देखिए इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। और इसके बाद मैंने आपको नर्मदा बताई थी, इसकी लंबाई कितनी? 1312 किलोमीटर है, इसकी 724 किलोमीटर है ना। और इसका जो उद्गम है ये भी आपका सतपुड़ा श्रेणी से होता है। इसका उद्गम जो सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है, और वहां से होने के बाद ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए कहाँ गिरती है? ये भी भड़ौच में, भड़ौच के पास जो आपकी खाड़ी है वहां पर गिरती है ना। और पूर्णा इसकी सबसे प्रमुख साधन। देखिए इस नदी पर, ताप्ती नदी पर दो परियोजना चल रही है, काकरापारा और उकाई परियोजना है ना। काकरापारा जो परियोजना है गुजरात में है, और उकाई परियोजना वो भी इस पर ताप्ती नदी पर स्थापित की गई है ना। इसके बाद तीसरी नदी है वो है साबरमती नदी। आपको मालूम है ये अहमदाबाद में प्रवाहित होती है। अहमदाबाद जो इस नदी के किनारे स्थापित है, ये एक छोटी नदी है और इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम होता है वो मेवाड़ में, जो मेवाड़ है आपका अरावली पहाड़ियों से होता है। और इसके बाद एक पश्चिम की ओर, ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है नदी, और अहमदाबाद से होकर के भड़ौच के पास जो है खंबात की खाड़ी है वहां में गिर जाती है ना। इसकी सहायक नदियों में छोटी छोटी नदियां हैं, हथमती, मेसवा, माझम और सेधी इसकी प्रमुख सहायक नदियां। इसके बाद है गोदावरी नदी। देखिए ये गोदावरी नदी है, ये सब दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है।
और इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक नामक स्थान से इसका जो है उद्गम होता है। इसके बाद ये पूर्व की ओर और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई और बंगाल की खाड़ी में अमलापुरम, आंध्र प्रदेश में एक जगह है अमलापुरम, वहां पर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में देखिए प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, बड़दा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, सबरी है, ताल है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये देखिए एक प्रमुख नदी है ना, दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ना। इसका जो ये नदी जो है एक इस पर नदी पर पोलावरम परियोजना स्थापित की गई है। पोलावरम परियोजना इसी नदी पर, गोदावरी नदी पर स्थापित की गई। इसके अलावा भी इस पर कई सारी जो परियोजनाएं हैं। इसके बाद है कृष्णा नदी, ये भी देखिए एक प्रमुख नदी है ना, और प्रायद्वीपीय की भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है ना। सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गोदावरी, इसकी 1465 थी, इसकी 1400 किलोमीटर है। इसके बाद नर्मदा 1312 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर, साबरमती 320 किलोमीटर। तो ये सबसे लंबी नदी है दूसरी कृष्णा नदी। और इसका जो उद्गम होता है महाबलेश्वर के निकट, जो महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर, आपने सुना होगा, एक पर्यटन स्थल भी है महाबलेश्वर, तो उसके पास से इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये पूर्व दक्षिण पूर्व बहती हुई और जो है ये बहती हुई जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। देखिए इसकी सहायक कई सारी नदियां हैं कृष्णा की, कोयना, पंचगंगा, वर्णा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कोयना पर आपको पता होगा छोटी सी नदी है, महाराष्ट्र में ये भी प्रवाहित हुई है, कृष्णा की ही सहायक नदी है और इस पर कोयना नदी पर ही जो टाटा जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। पंचगंगा, वर्णा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां है ना। कृष्णा नदी पर ही देखिए एक आपका बहुत बड़ा सबसे पुराना देश का जो बांध है वो कृष्णा नदी पर ही स्थापित है, आपको बता दूं है ना। इसी नदी पर जो है सबसे पुराना बांध भी है, मैं आपको बता दूंगा क्या। इसके बाद देखिए पेन्ना नदी है, देखिए कृष्णा और ये पेन्ना नदी कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में प्रवाहित होती है पेन्ना नदी। और इसका जो उद्गम है ये कर्नाटक के कोलार जिला है। कोलार आपने सुना हो, कर्नाटक में स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है, तो वहां से इस नदी का उद्गम होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जयमंगली, कुंदेरु, चित्रावती, पापासनी और चेयेरु इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये नदी भी जो है और ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। इसके बाद कावेरी नदी है, देखिए कावेरी नदी को दक्षिण की सबसे पवित्र नदी माना जाता है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है कावेरी नदी को, है ना। कावेरी नदी की जो है ये इसका जो उद्गम है वो कर्नाटक का एक जिला है, कोडगु जिला, कर्नाटक का कोडगु जिला है, वहां पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये नदी जो है 4 राज्यों से प्रवाहित होती है ना। कौन कौन से राज्यों से प्रवाहित होती है? कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र और इसके बाद केरल और पुदुचेरी से ये प्रवाहित होती है नदी। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हेमावती है, लोकपावनी है, सिमसा है, लक्ष्मण तीर्थ है, कब्बानी है, स्वर्णवती है, भवानी है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां है ना। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए महानदी, ये महानदी जो है काफी बड़ी नदी है ना। और इसी पर एक आपको पता हुआ एक परियोजना स्थापित की गई है महानदी पर ही, है ना। तो देखिए इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ है, हसदेव है, माद है, जोक है, उंग है और तेल है। वैसे तो ये इसकी कुछ नदियां हैं, परंतु इसकी 100 से ज्यादा सहायक नदियां, इसकी 100 से भी अधिक नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी एक बड़ी नदी है और इसका जो काफी बड़ा 49% भाग है वो छत्तीसगढ़ में है और बाकी का भाग इसका जो है वो उड़ीसा में है। तो देखिए ये एक काफी बड़ी नदी है, छत्तीसगढ़ में इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? छत्तीसगढ़ के जो रायपुर जिला है, छत्तीसगढ़ रायपुर जिला में सिहावा के पास की पहाड़ियों से इसका उत्पन्न होता है और उड़ीसा में पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। और इसकी कई सारी नदियां, देखिए डेल्टा क्षेत्र में इससे 2 नदियां आकर के और मिलती हैं। डेल्टा क्षेत्र में इससे बाईं ओर से ब्राह्मणी और वैतरणी नदियां आकर के इसकी मिलती हैं। वैसे इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं जिनमें शिवनाथ, हसदेव, माद, जोक और उंग और तेल जो है प्रमुख नदियां। तो इस प्रकार ये आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है जो आपका खत्म होता है। कल आपका नया चैप्टर शुरू किया जाएगा, है ना। तो ये आपके उत्तर और दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय और हिमालयी अपवाह तंत्र था जो मैंने आपको क्लियर किया है। ये सब मैं आपको PDF में दे दूंगा, आप वहां से इसको अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से। काफी मैंने वहां पर आपको इसके PDF में काफी अच्छे से इसके नोट्स बना रखे हैं
वहां से आपको समझ में आ जाए। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हम बाद में क्लास होंगी वहां पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।